हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, हम बड़े स्लोली मूव करते हुए आज हम उसके लेक्चर नंबर 17 पे पहुंच गए, जिसमें हम ये देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कीज़ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ इन डीबीएमएस क्या होता है। मीन्स ये कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका, उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का कंसेप्ट है जिसका नाम है की। वो की क्या है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ क्या होती हैं, आज हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जो कीज़ हैं उनको देखेंगे भी और वो समझेंगे भी कैसे काम करती हैं। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, बल्कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को इंतहाई सुकून से, इंतहाई एक्टिव होकर सुने और समझें, क्योंकि ये वो लेक्चर है जिससे आपके डेटाबेस के सारे कंसेप्ट आके लिंक होते हैं। अगर आपको कीज़ के कंसेप्ट नहीं है तो आप किसी भी तरीके से क्लेम नहीं कर सकते कि मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि कीज़ वो चीज़ें हैं जिसकी बेस पे पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। कल आप किसी जॉब इंटरव्यू में भी जाके बैठेंगे तो सबसे पहले अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से सवाल होते हैं तो वो कीज़ के रेलेवेंट ही होते हैं। सो चलें, अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक की होती क्या है। ठीक हो गया। तो की इज़ समथिंग विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन द टेबल। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपका एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो हर रिकॉर्ड को आप एक रो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करवाने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा होता है या जो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा होता है उसको हम की कहते हैं। वो की किसी भी टाइप की हो सकती है। टाइप्स क्या क्या हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब आइडेंटिफाई कराने से क्या मतलब है? आइडेंटिफाई कराने से मतलब यह है कि आपके एक टेबल के अंदर एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये तो आपको पता ही है। और आपके टेबल में 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि 1000 रोज़ भी हो सकती हैं। उन 1000 रोज़ में से कई रोज़ ऐसी होंगी जिनके अंदर लोगों के नाम सेम होंगे, कई रोज़ ऐसी होंगी जिनमें लोगों के एड्रेसेस सेम होंगे, कई रोज़ ऐसी होंगी जिनके अंदर लोगों का बहुत सारा डाटा एग्जैक्टली सेम होगा। लेकिन उनमें से कोई ना कोई उन सारी की सारी रोज़ में से कोई ना कोई हर रो में एक एट्रीब्यूट ऐसा लाज़मी होगा जो कि कभी भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। लेट्स से उनका नेशनल आईडी कार्ड नंबर, जो कि कभी भी 2 बंदों का एक सेम नहीं हो सकता। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो कि आपको किसी भी टेबल में किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बाकियों से अलग करके दिखाने में, जुदा करके दिखाने में हेल्प कर सके, उस एट्रीब्यूट को आप एक ही कह रहे होते हो। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। और इसके अलावा आपके जब टेबल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टेबल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप होते हैं। आपका वन टू मैनी होता है, मैनी टू वन होता है, मैनी टू मैनी होता है, वन टू वन, पता नहीं क्या क्या पढ़ा था हमने, आपको याद होगा। तो वो सब कुछ जो कुछ पढ़ा था, तो वो जो रिलेशनशिप बन रहा है वो रिलेशनशिप भी बेसिकली इन कीज़ की मदद से ही बनता है। हमने ये तो पढ़ा था कि रिलेशनशिप होते हैं और डिफरेंट किस्म के क्या क्या रिलेशनशिप है, वो सब तो पढ़ लिया, लेकिन रिलेशनशिप बनते कैसे हैं उनको बनाने के लिए की लाजमी है। अगर आपको रिलेशनशिप के कंसेप्ट क्लियर हैं लेकिन कीज़ के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कीज़ के कंसेप्ट क्लियर हैं लेकिन रिलेशनशिप के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इन दोनों में से यानी कि कोई एक भी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप दूसरा काम मुकम्मल तौर पे कर ही नहीं सकते, रिलेशनशिप आप बना ही नहीं सकते। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किरदार जो है अदा कर रही होती हैं डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के हर टेबल के अंदर, और डेटाबेस की कंसिस्टेंसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है की का। अगर सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो की का इतना बड़ा किरदार है कि की वजह से ही हर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। की वजह से ही टेबल्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बन पा रहा है। कीज़ की वजह से ही बहुत हद तक डाटा भी कंसिस्टेंट हो पा रहा है। सो आप समझ जाएं कि की ही सब कुछ है डेटाबेस के अंदर। तो अब हम इसके आगे जाते हैं। तो इसकी डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कीज़ की। तो मैंने आपके सामने 6-7 के नाम लिखे हैं और मैं इनको वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये 6 to 7 जो मैंने लिखी हैं यही होती हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं कीज़ के, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करवाने वाला हूँ। वरना तो इतनी किस्म की कीज़ हैं, ये वाली की, वो वाली की, उनको जितना डेप्थ में जाते जाते हो तो होता क्या है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाते हो और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलती जुलती भी होती हैं। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ जो हैं उनके बारे में डिटेल देने वाला हूँ और उनका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है सुपर की। सुपर की का क्या कंसेप्ट है?
अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। अब इसके अंदर डेफिनेशन पे गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्ड्स के ऊपर गौर करें। इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिकली भी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के रूल्स, के एक सेट क्या होता है। एक सेट एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें कोई एक आइटम भी हो सकता है, जिसमें दो आइटम भी हो सकते हैं, जिसमें तीन आइटम भी हो सकते हैं। अगर एक आइटम है तो चलो ठीक है, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन दो आइटम है तो वो दोनों आइटम जो है एक दूसरे से अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, यानी कि रिपीटेड आइटम्स नहीं आ सकते। ये है सेट की डेफिनेशन। ठीक हो गया। तो आपके टेबल के अंदर अगर कोई एक एट्रीब्यूट है या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मिल के आपके टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं, तो आप उनको सुपर की कह देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि रोल नंबर और फ़ोन नंबर, ये दोनों को मैं मिलाऊंगा अगर, तो एक ऐसी यूनिक वैल्यू वजूद में आएगी जो कि हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे अलग हो सकती है। ठीक हो गया। तो वो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकती है। अब रोल नंबर, फ़ोन नंबर या इन दोनों का कम्बिनेशन, इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे कि ये सुपर कीज़ हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। प्राइमरी की क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक हो गया। प्राइमरी की क्या होता है कि आपके पास बेशुमार रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड्स में से हर रिकॉर्ड में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आपके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है, तो उस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की कह दोगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग, लेट से सुपर की समझ नहीं भी आता तो टेंशन नहीं है, बट द पॉइंट इज कि प्राइमरी की का कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सुपर की का जो कंसेप्ट है उसके अंदर भी बेसिकली आप टास्क जो है वही अचीव करने जा रहे होते हो जो कि आप प्राइमरी की से कर रहे होते हो। लेकिन सुपर की में क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट के बेस के पे भी आप बेस के ऊपर भी आपका काम हो सकता है और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की बेस पे भी काम हो सकता है जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं, तो मिलकर एक ऐसा सेट बनाते हैं जो कि आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे कि रोल नंबर, फ़ोन नंबर, तो आपको हो गया कि जी ये सुपर की हो गई। प्राइमरी की के अंदर कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो कि आपके पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ हो होता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है रेड करके, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास के अंदर रोल नंबर 128 के दो स्टूडेंट हों, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि नहीं कि ये रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हर किसी के लिए यूनिक वैल्यू रखता होगा जिसकी बेस पे हम स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं, तो आप इसको कहोगे कि ये प्राइमरी की है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है कैंडिडेट की। ये क्या कंसेप्ट है, गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये कंसेप्ट एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि अगर आप इनकी वो माइनर सा जो इनके दरमियान में एक लाइन है, बहुत फाइन लाइन है, अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आप इन सबको मिक्सअप कर बैठोगे। तो इसलिए मेरे वर्ड्स को बड़े गौर से सुनो और उसके बाद समझने की कोशिश करो कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्राइमरी की आपको समझ आ गया, सुपर की समझ आ गया, अब कैंडिडेट की बात करते हैं। If you have more than one keys with the ability to uniquely identify a record, you say these keys are कैंडिडेट कीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिकॉर्ड, जैसे कि मैं प्राइमरी की से इसको मैच करके आपको बताता हूँ, बैक वाली स्लाइड पे जाता हूँ। अगर आपके पास एक पूरी रो में एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी बेस पे आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कभी भी वो वैल्यू किसी दूसरे रिकॉर्ड के लिए रिपीट नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही क्लास में दो रो एक ही रोल नंबर के दो स्टूडेंट हो। तो पॉसिबल है कि आपके पास एक टेबल में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे हों जो कि प्राइमरी की के तौर पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी एग्जांपल पे देखें तो अगर रोल नंबर की बात करें तो ये भी ऐसा है कि जो किसी स्टूडेंट का सैम नहीं होगा। अच्छा, फ़ोन नंबर की बात करें तो ये भी ऐसा है कि ये भी कभी किसी स्टूडेंट का सैम नहीं होगा। तो हम रोल नंबर को भी यहाँ पे प्राइमरी की चूज़ कर सकते थे, हमने किया। हम फ़ोन नंबर को भी तो यहाँ पे प्राइमरी की चूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर दो हैं, हो सकता है 4, 5, 6, हो सकता है 7 ऐसे एट्रीब्यूट्स किसी टेबल में आपको मिल जाएं जो कि हर कोई यूनिक वैल्यूज़ रखते हो जो कि कभी भी सेम नहीं हो सकते। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये है, आपने नाम रखा एक बंदे का, फादर नाम रखा, रोल नंबर रखा, यूनिक होगा। फ़ोन नंबर रखा, यूनिक होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी रखा, यूनिक होगा। CNIC नंबर रखा, यूनिक होगा। पासपोर्ट नंबर रखा, यूनिक होगा। 5 तो मैंने बता दिए। अब ये 5 के 5 ऐसे हैं कि इनमें से आप किसी एक को भी प्राइमरी की बना सकते हो। तो जिसको तो आप एज अ प्राइमरी की चूज़ कर लोगे वो तो प्राइमरी की बन गई, लेकिन कोलेक्टिवली उन सबको आप ये कह सकते हो कि ये कैंडिडेट कीज़ हैं, ये उम्मीदवार हैं।
इस काम के लिए कि इनमें से कोई भी उठ के आपके टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने का काम कर सकता है। तो कैंडिडेट उम्मीदवार होता है। तो वो तमाम की तमाम कीज़ जो ये किरदार अदा कर सकती हैं प्राइमरी की वाला, उन सबको आप कैंडिडेट की कहते हो। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है कंसेप्ट अल्टरनेट की वाला। ये क्या है? यू हैव कैंडिडेट कीज, यू चूज वन एज अ प्राइमरी की, अदर कैंडिडेट की आर एक्चुअली अल्टरनेट कीज। अब देखें, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक टेबल में 5 ऐसे एट्रीब्यूट थे जिनमें से आप किसी को भी एज अ प्राइमरी की चूज़ कर सकते हो, यानी कि उन पांचों में ये एबिलिटी है कि वो आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं। आपने उन 5 में से किसी एक को तो चूज़ कर लिया, क्या? एज अ प्राइमरी की। ठीक हो गया। अब वो जो उन 5 कैंडिडेट कीज में से एक को आपने प्राइमरी की बना लिया, ठीक है। अब वो जो बाकी 4 जो कि प्राइमरी की बनने की कैंडिडेट हैं लेकिन बन नहीं सकी, उनको आप अल्टरनेट की कहेंगे। ठीक हो गया। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा था? रोल नंबर भी था जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था, फ़ोन नंबर भी था जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था। हमने अगर रोल नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए चूज़ कर लिया, यानी कि प्राइमरी की के तौर पे चूज़ कर लिया, तो जो दूसरी कैंडिडेट की आपके पास बची फ़ोन नंबर, इसको आप अल्टरनेट की भी कह सकते हैं। इसी वजह से कैंडिडेट की और अल्टरनेट की दोनों के अंदर फ़ोन नंबर को ही मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉरेन की। मेरी नज़र में प्राइमरी की के बाद फॉरेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आपने कहानी पढ़ी थी पीछे इतनी डिटेल में कि टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं, मैनी टू वन होता है, वन टू मैनी होता है, एंड सो ऑन, वो सारे के सारे रिलेशनशिप बनने की जो कहानी है वो फॉरेन की पे डिपेंड करती है। अगर आपको प्राइमरी की समझ आ गई, उसके बाद फॉरेन की समझ आ गई, तो आप समझ लें कि आप ईजीली कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन भी बना लेंगे, क्योंकि वो आपने फॉरेन की के थ्रू ही बनाना है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए, एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल बी which points towards the attribute of the table A which is the primary key, तो उसको आप क्या कहोगे? फॉरेन की है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आई, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसको आप कह लें हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक ये टेबल बी है, और ये जो है डिपार्टमेंट टेबल, ये टेबल ए है। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर आप क्या करोगे? एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव करोगे। किसी एक एम्प्लॉय की कोई आईडी होगी, पहले आप वो लिखोगे जो कि प्राइमरी की बन जाएगी। फिर उसके बाद उसका कोई नाम होगा, फिर आप वो लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर होगा, अगर वो भी डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है हर एम्प्लॉय का अलग होगा। तो आपने इसको चूज़ तो नहीं किया, तो आपके इस टेबल के अंदर बेसिकली 2 की कैंडिडेट कीज़ हो गई, एक एम्प्लॉय आईडी और एक फ़ोन। इन दोनों कैंडिडेट में से एम्प्लॉय आईडी को आपने एज अ प्राइमरी की चूज़ कर लिया, और जो फ़ोन बचा वो अल्टरनेट की हो गया। परफेक्ट। अब आपको पिछले कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आपने एक एम्प्लॉय की आईडी लिखी, नाम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, फिर वो एम्प्लॉय डेफिनेटली आपकी कंपनी के किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, फिर आपने उसके रिकॉर्ड में डिपार्टमेंट की आईडी भी लिख दी, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है उसकी आईडी लिख दी। अब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आई? ये कोई डिपार्टमेंट टेबल होगा, दूसरी तरफ उस डिपार्टमेंट टेबल में आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ होगा, उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा, और वहीं पे उस हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए एक आईडी रखी हुई होगी। तो उस डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर आके जब यूज़ होने लगेगी किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के साथ, तो वो बेसिकली फॉरेन की कहलाने लग जाएगी। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट आईडी को एम्प्लॉय टेबल में रखा हुआ है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी बेसिकली प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल की। तो जब किसी टेबल की एक प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स में जाके इस्तेमाल होती है, तो उस दूसरे टेबल में जाके वो फॉरेन की कहलाती है। अब सादा लफ्ज़ों में ऊपर भी यही बात बताई गई है कि कोई एक एट्रीब्यूट जो होता है टेबल बी का, जैसे कि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट आईडी वाला एट्रीब्यूट है टेबल बी के अंदर, क्योंकि ये टेबल बी है, तो डिपार्टमेंट आईडी वाला एक एट्रीब्यूट पॉइंट करने लगता है आपके किसी टेबल ए के प्राइमरी की तरफ। तो ये देखो, डिपार्टमेंट आईडी बेसिकली पॉइंट कर रहा है आपके टेबल ए डिपार्टमेंट टेबल के प्राइमरी की तरफ। तो ये यहाँ पर फॉरेन की हो गया, किसकी? डिपार्टमेंट टेबल के प्राइमरी की। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये प्राइमरी की है और यहाँ पे फॉरेन की होगी। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगेन अगर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, ये कहानियाँ खाली ये स्लाइड्स तक नहीं रह जाएंगी। आने वाले वक्तों में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एसक्यूएल सर्वर पे जाके प्राइमरी कीज़ भी बनानी है, फॉरेन कीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक हो गया। सो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास आ जाता है कंसेप्ट सरोगेट की का।
आपने एक टेबल बनाया, उसके अंदर एक बंदे का नाम लिखा, उसमें आपने उसका फादर नेम भी सेव करना था, उसमें आपने उसका जेंडर भी सेव करना था, उसमें आपने उसका एड्रेस भी सेव करना था, उसका सेमेस्टर भी सेव करना था। जब आप टेबल बना चुके तो आपको पता चला कि यार ये जो मैंने 5 एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर एक स्टूडेंट टेबल बनाया है, इनमें से तो एक भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड्स को। नाम भी सेम हो सकते हैं, फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, जेंडर तो मोस्ट कॉमनली सेम हो सकते हैं, सेमेस्टर एक सेमेस्टर में 50-50 बच्चे होते हैं, सबके सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकता है। तो अब मैं क्या करूं? आप परेशान हो गए कि आपको टेबल में कोई एक ऐसी की नहीं मिल रही, कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा जिसको आप एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर सको। ठीक हो गया? तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप इंटेंशनली एक नया एट्रीब्यूट आईडी का ऐड करते हैं अपने टेबल में। उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे सेट करते हैं आप, जो कि सीरियल नंबर जिसमें चलते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और उस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की तो बनाते ही हैं, लेकिन उसको साथ साथ सैरोगेट की कहा जाता है। अब यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब प्राइमरी की है तो उसको प्राइमरी की क्यों नहीं कह रहे यार, सैरोगेट की का कंसेप्ट क्यों निकाल डाला यहाँ पे। सो द पॉइंट इज कि जब आप वर्ड यूज़ करोगे प्राइमरी की, तो अगले बंदे को ये तो समझ आ जाएगा कि प्राइमरी की एक ऐसे एट्रीब्यूट की आप बात कर रहे हो जो कि आपके टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन वो प्राइमरी की क्या नेचुरली आपके टेबल में थी या नहीं, ये तो नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप सैरोगेट की का मतलब का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी प्राइमरी की बात कर रहा है जो कि टेबल के अंदर नेचुरली नहीं मिल पाई थी, तो इसने इंटेंशनली एज अ सीरियल नंबर ऐड की थी, जो कि हर रिकॉर्ड के साथ आगे चलती जा रही है। पहले रिकॉर्ड पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 एंड सो ऑन आगे चलती जाएगी, कभी रिपीट नहीं होगी। तो प्राइमरी की भी हो गई और इंटेंशनली डाली, नेचुरली नहीं मिली थी तो सैरोगेट की भी हो गई। सो इसलिए कंसेप्ट को बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए ये नाम हुआ करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी कंसेप्ट को लेके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये स्लाइड रिक्वायर्ड हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको इनको डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। ट्विटर पे अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, ट्विटर का हैंडल भी मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।